हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं और अब तो बुक्स और ई बुक्स भी आ गई हैं। बिल्कुल, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पर लिंक दी गई है, प्लीज आप उसको सर्च कीजिए, उसमें जाइए ताकि आप अपने आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। क्योंकि बुक्स और ई बुक्स हैं आपके लिए बहुत नहीं, मैं तो कहूंगी अति महत्वपूर्ण, जिसमें हर एक प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के कई जादुई मंत्र बताए गए हैं, जिसमें MCQ, सैंपल पेपर्स, PYQ सभी प्रकार के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यह भी पता है कि फेसबुक, इंस्टा पर जाइए, ट्विटर पर जाइए तो वहां अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही उद्देश्य है हमारा कि आप सब बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त करते रहें और अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान का पाठ 2 कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो में लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। नाम है अतीत में दबे पांव। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि कुछ ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ तो है, या अतीत में क्या होता था, कौन सी संस्कृति थी, कौन सी सभ्यता थी, सब कुछ जानेंगे आप इसी वीडियो में। तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। हम चलते हैं सबसे पहले अतीत में दबे पांव, लेखक ओम थानवी जी के जीवन परिचय की ओर। और उनके जीवन में हम जानते हैं कि कब उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान कहाँ था और किस तरह के उन्होंने लेखन कार्य किए, साथ ही साथ हिंदी साहित्य को उन्होंने कितने ऊंचे परचम पर लहराया। ओम थानवी जी का जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में M.Com किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। सन 1980 से सन 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया। इतवारी पत्रिका के संपादक ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब ना केवल इन्होंने हिंदी साहित्य में ही अपना अनोखा योगदान दिया, बल्कि सांस्कृतिक मतलब कल्चरल जो होते हैं, किस तरह की संस्कृति है, कौन कौन से रीति रिवाज हैं, उन पर भी इन्होंने विशेष लेख लिखे हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। सोचिए आप, स्वयं अभिनेता मतलब हीरो के रूप में भी रंगमंच पर सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, और निर्देशक भी, डायरेक्टर की पदवी पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, क्या क्या इनका इंटरेस्ट है, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो साहित्य तो है ही, साथ साथ कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में है। तभी तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहे जाते हैं। इन्होंने 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन करके इसके बारे में विस्तार से लिखा है, रिसर्च किया है। और जब कोई वैज्ञानिक या खोजकर्ता ये कार्य करता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, इन कार्यों में इस कदर वो लीन हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको कार्य ही दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसी तरह से लगनशील होकर उन्होंने कार्य किया और इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। सन 1999 में इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व भी संभाला। संप्रति ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। तो हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, हम सब के लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि इस तरह के साहित्यकारों की रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं और इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को हम जान पा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि ये जो पाठ है इसमें हम अतीत या इतिहास की पुरानी बातों को जानने वाले हैं। यहाँ पर ओम थानवी जी ने बताया है कि इतिहास आपने अवश्य हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कक्षा 9th से स्टार्ट जब आपने देखे होंगे 9th के सिलेबस में, तो हड़प्पा संस्कृति पढ़ा होगा, मोहनजोदाड़ो संस्कृति पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ कैसे नदियों के किनारे से शुरू हुई, फिर उसकी खुदाई के बाद कौन कौन से अवशेष मिले, सबको जानकर ही इतिहासवेत्ताओं ने इसे, इतिहासवेत्ता मतलब
हिस्ट्री जो खोजबीन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये रिसर्च करके पता लगाया कि कब कैसा, कुछ पत्थरों के हथियार, औजार, मूर्ति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिनसे ये पता चला कि ये संस्कृति कब की है, 1000 वर्ष पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। कैसे पता चला? सबूतों के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से। कुछ लेख मिले, कुछ शिलालेख मिले, कुछ पत्थरों के औजार मिले। तो इससे ये पता चला कि पहले जो आदि मानव हुआ करता था, हाँ, हमारा ही प्राचीन रूप है आदि मानव, जो जंगलों में निवास करता था। तब हथियार और औजार कुछ नहीं हुआ करते थे, तो वो पत्थरों को घिसकर, नुकीला बनाकर उनसे ही जानवरों का शिकार करके और कच्चा मांस भी खाया करते थे। फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार के साथ उन्होंने पका हुआ मांस खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा, फिर वो भून भून कर खाने लगे। फिर सुई का आविष्कार हुआ, धागे का आविष्कार हुआ। पहले वो पेड़ पत्तों की कपड़े या जो भी पत्तों से अपने आप को ढकते थे। जब सुई धागे का आविष्कार हुआ तो उन्होंने 2 कपड़ों को जोड़कर सिलना पहनना आरंभ किया, और फिर आज देख सकते हैं आपकी परिधानों में कितना परिवर्तन आया है। ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है, सब धीरे 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 परिवर्तन होता आया, और आज मनुष्य सभ्यता और संस्कृति में बेजोड़ कामयाबी हासिल कर चुका है। इसी चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि अतीत में दबे पांव मतलब क्या था, इतिहास में किस तरह से हिंदी में शामिल हुआ। आप सोचिए, ये हम कहते हैं ना कि अरे इतिहास है, ज्योग्राफी है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, कला है, बहुत सारी, लेकिन जहां यदि हम बात करें हिंदी की, भाषा की, तो भाषा में तो सभी विषयों का समावेश है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जी हाँ, भाषा में हम सब कुछ पढ़ते हैं। गणित भी हम पढ़ते हैं, विज्ञान भी हम पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी हम पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, कला भी हम पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान, समाज में किस तरह का होना चाहिए, कहानियों में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, पता है ना। तो देखिए, अब हम चलते हैं कि अतीत में दबे पांव के माध्यम से लेखक क्या कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। सबसे पुराने और बिल्कुल वेल मैनर्ड कह सकते हैं उस जमाने के हिसाब से। मोहनजोदाड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। ताम्रकाल मतलब जो, एक सेकंड में थोड़ा सा ब्रॉड कर लूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। तो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। जब तांबे की बात चलती थी, सिक्के तांबे के चलते थे, तांबे की गिन्नी चलती थी। देखे हैं आपने 1 आना 2 आना, यदि पुराना आपने कभी दादी नानी के पास बैठिए, उनकी भी दादी के पास बैठिए, अपनी मम्मी की दादी से मिलिए, तो वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि हाँ बेटे, ये जो पैसे हैं आज ये पैसे तो हैं नहीं, मतलब इनकी सिर्फ उतनी ही कीमत है कि आज चल रहे हैं, कल बंद हो जाएंगे तो कागज का टुकड़ा हो जाएंगे। लेकिन जो पहले के पैसे चलते थे वो हमेशा के लिए मूल्यवान रहते थे। कहीं चांदी के सिक्के चल रहे हैं तो कहीं तांबे के सिक्के चल रहे हैं, कहीं सोने के सिक्के चल रहे हैं, तो वो बंद होने पर भी उनकी कीमत थी। यदि आज चांदी के रुपए चल रहे होते और भले ही सरकार द्वारा नोटबंदी जारी की गई है, तो क्या चांदी की कीमत घट जाती? वो पैसे 10 का सिक्का था, मान लो इतना बड़ा 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है, तो वो सिक्का 10 का ना चल के यदि 50 चांदी का है तो वो 100 रुपए का सिक्का है, तो उसकी कीमत 100 नहीं तो कुछ तो कम होती, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको कहीं भी फेंक दो। ये था पहले, ठीक है। तो यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे जानते हो आप, सिक्के की तरह मोहर होती हैं। पहले मैं ये सोचती थी कि मोहर क्या होती है, ऐसी गोल गोल वजनीली, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं उस समय। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। ज्यादातर साक्ष्य मतलब सबूत, प्रमाण, ठीक है। मोहनजोदाड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है कि सभ्यता यहीं से स्टार्ट हुई और यहीं से मनुष्य ने अपने आप को सभ्यता के अंदर रखना सीखा। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 25,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों और गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ाता है। अजायब घर होता है म्यूजियम। म्यूजियम को
अजायब घर कहते हैं, ठीक है। म्यूजियम मतलब अजायब घर। तो यहाँ का सामान अब म्यूजियम में देखा जा सकता है, वहां की शोभा बढ़ाई जा रही है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, चबूतरे जानते हो, जो जमीन से थोड़ा सा इस तरह का स्थान बना लिया जाता है जहां पर बैठते हैं, इस तरह का चौकोर स्थान जहां सब लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, उसको चबूतरा कहते हैं। खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं कि वहां के जो शहर थे या वहां के जो रहने के स्थान थे वो वेल मैनर्ड तरीके से थे, बहुत अच्छे से नियोजित थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि सिस्टमैटिक ना हो, ठीक है, वेल सिस्टमैटिक। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे ऊंचा जो चबूतरा है, ठीक है, उस पर बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण क्षीण टीले पर बना है। अब जो सबसे बड़ा चबूतरा है उस पर बौद्ध का स्तूप भी है, ठीक है, लेकिन यदि अब देखा जाए तो ये जीर्ण क्षीण टीले पर बना है, मतलब जो टीला था अब उसकी स्थिति या उसकी हालत अब थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है, कमजोर सी हो गई है, नाजुक सी हो गई है ना। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। साथ ही साथ तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया, ऐसा कहा गया है, ठीक है। लेखक और भी क्या कहते हैं कि सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे थे। लेखक जब रिसर्च करने पहुंचे तो वो बौद्ध स्तूप तो सबसे ऊंचाई पर बना था, ऊंचे चबूतरे पर बना था, भले उसकी हालत जीर्ण शीर्ण सी हो गई थी, तो लेखक उसी चबूतरे पर पहुंचे, उसी स्तूप पर पहुंचे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसको कहा जाता है? तो जो चबूतरे पर, ये देखो बता देती हूं, दुनिया का प्राचीन सभ्यता का दावेदार है यहां पर ये बौद्ध स्तूप, ठीक है। और साथ ही साथ तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत की प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ठीक है। और यही देखा जा रहा है कि यहाँ की सर्दी के मौसम में भी धूप कड़ी थी, सर्दियों के मौसम में भी धूप तेज लगने लगती है। ऐसा नहीं है कि सर्दी में हम पूरे टाइम धूप में रहेंगे तब भी हमें धूप नहीं लगेगी। जब सूरज अपने पूरे जोश पर होता है, पूरे उस पर होता है ना, ऊर्जा पर, तब सर्दियों की धूप भी हमें चुभने लगती है। यहाँ की धूप चौंधियाती है, चौंधियाती मतलब हमारी आंखें चकमक चकमक होने लगती है, हम एक दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। तथा राजस्थान की धूप पारदर्शी है। तस्वीर उतारते वक्त यदि कैमरे में जरूरी पुर्जे ना घुमाएं तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। जब भी कैमरे से तस्वीरें ली जाती हैं, फोटो क्लिक किए जाते हैं, तो कैमरे में जरूरी पुर्जे ना घुमाए जाएं, मतलब कितना फोकस लेना है, कितनी लेंथ लेनी है, तो उसके जो रंग उड़े हुए से प्रतीत होते हैं। मतलब बहुत कैमरे को सही रखकर उनकी तस्वीर ली जाएगी तब तो वो सही दिखाई देते हैं, अन्यथा उनकी जो रंग और रोगन है वो उड़ा हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि काफी वर्ष बीत गए ना। स्तूप वाले हिस्सों को गढ़ कहा जाता है, गढ़ मतलब किला, है ना। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में है। अब वही बौद्ध का जो जो चबूतरे पर जो बौद्ध स्तूप है, वहां पर प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम भाग में है, ठीक। पूरा पश्चिम तो आपको पता ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ठीक, ये रहता है दक्षिण। इस तरह से तो जो उड़े हुए स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में है, ठीक है। जो भी चबूतरा यहाँ पर है कि सबसे ऊंचे उस पर है तो उसके पश्चिम में हैंगे। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है, शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं।
जो अनुष्ठानिक महाकुंड मतलब जहां पूजा अर्चना की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ हवन किए जाते हैं, तो वो महाकुंड अभी भी अपने स्वरूप में है और बाकी शेष इमारतें उजड़ गई हैं, खंडहर हो गई हैं। लेकिन जो अनुष्ठानिक एक महाकुंड था जिसमें यज्ञ हवन आदि किए जाते थे, वो अभी भी यथावत है, एज इट इज है, ये बताया है लेखक ने। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अब यहां पर लेखक ने एक और बात कही है कि जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसका नगर नियोजन बेमिसाल है, काबिल तारीफ है कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सड़कों का, गलियों का, घरों का, चबूतरों का, स्नानागार का, मतलब जो भी था जहां होना चाहिए वहीं पर सिस्टमैटिक था। ये नहीं कि कहीं भी स्नानागार बना दिए, कहीं भी रसोई घर या पाक कला के लिए बना दिए, कहीं भी स्नानागार बना दिए, कहीं भी शौचालय बना दिए, सब कुछ बहुत अच्छे से था, पूजा घर बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो वेल मैनर्ड था और वेल मैनर्ड होने के साथ साथ सिस्टमैटिक भी था, मैनेज्ड भी था, ठीक है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी, इसे वस्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है। पहले की सड़कें बहुत सीधी बनाई गई थी, लेकिन आजकल देखा जाता है तो क्या पता कहां से कहां। अब इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन लेखक ने तब की बात बताई है, ठीक है। परंतु यह रहन सहन को नीरस बनाता है। अब जो आड़ा टेढ़ा सीधा हर तिरछा विरछा जो नियोजन मिलता है ना सड़कों का या भवनों का, तो उससे क्या होता है, रहन सहन को भी नीरस सा बना देता है, जिसमें कोई रस नहीं रहता, उबाऊ टाइप। नीरस मतलब उबाऊ। ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकास की क्षमता नहीं है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। कामगार मतलब जो कार्य करते थे, जैसे सर्वेंट टाइप, नौकर टाइप, ठीक है, तो उनके हैं। लेखक ये भी प्रश्न करते हैं कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। जो भी कामगार हैं, जैसे दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्या जो निम्न वर्ग था उसका कोई अस्तित्व था या कोई अस्तित्व था ही नहीं, बेचारों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। शायद उनके घर कमजोर रहे होंगे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। जो निम्न दर्जे के लोग थे तो उनके कोई इतने महल तो हुए नहीं होंगे, राजा महाराजाओं की तरह महल तो हुए नहीं होंगे, कमजोर से रहे होंगे, तो वो अब समय के अनुसार नष्ट हो गए। क्लियर, ये बताया उन्होंने। साथ ही साथ टीले के पास महाकुंड है। ओके, टीला समझते हो, जमीन से उभरा हुआ भाग, उसको टीला कहा जाता है, मतलब ऊंचा सा स्थान, उसको टीला कहते हैं। इसका नाम देव मार्ग रखा गया है। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। जो टीले के पास महाकुंड था जिसमें जल भरा हुआ था, वो स्नानागार के काम में आता था, स्नान किया जाता था, सामूहिक स्नान। यह 40 फुट लंबा, बहुत काफी बड़ा एरिया था, 40 फुट लंबा था, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा। गजब। इसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। क्या आपने बावड़ी नामक शब्द सुना है? बावड़ी, जो जैसे कुआं तो गोल गोल रहता है, बावड़ी चौकोर तरीके से, इस तरह की, मैं बनाना नहीं आ पा रहा है मुझे, लेकिन सीढ़ी नुमा होती हैं, सीढ़ियां रहती हैं उनमें, और बावड़ी बोली जाती है। एक कोई मूवी आई थी जिसमें बावड़ी का जिक्र हुआ था, शायद वो कौन सी थी, जिसमें बावड़ी मतलब पुरानी नहीं, इधर से भी सीढ़ियां हैं, यहां से भी चढ़ जाओ, वहां से भी चढ़ जाओ, तो बीच में चौकोर स्थान रहता था जहां पर स्नान के लिए भी जाते थे। फिर कहीं शाहरुख खान, अभिनेता शाहरुख खान की एक मूवी थी जिसमें बावड़ी में कोई पेड़ रहता है किनारे पर, उसमें शाहरुख खान एक आत्मा रहती है, भटकता रहता है ना। तो बावड़ी मतलब एक चौकोर कुंड टाइप जहां पर नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। और अब तो उनको मतलब अधिकतर अब बावड़ी नजर ही नहीं आती, अब तो कुएं भी नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अब तो घर घर जल है। अब यहाँ पर वही दिया है कि इसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं, इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष भी हैं, और उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर भी हैं। 2 पांत मतलब लगातार लाइन से, पांत मतलब
मतलब एकदम लाइन से स्नान घर भी हैं। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। मतलब जो भी स्नान घर हैं, वॉशरूम्स हैं, वो बिल्कुल लगातार हैं, लेकिन किसी भी वॉशरूम का दरवाजा किसी के भी सामने नहीं खुलता। मतलब सबका अपना अपना पर्दा है, अच्छे से उनका निर्माण किया है। तभी तो लेखक ने बार बार कहा है कि वहां का जो नियोजन था वो बेहतरीन तरीके का था। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल और दीवारों पर चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। अब प्लास्टर जो बोलते हैं ना, उसको अच्छे से किया गया है ताकि कहीं से भी मिट्टी या कुछ भी कमजोर ना आ जाए। तो उसके कहाँ कहाँ किया है, गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल पर, मतलब उसकी बिल्कुल बेस जो रहती है उस पर भी, और साथ ही साथ दीवारों पर चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया है। गारा मतलब जो मिक्स बनाया जाता है ना, उसको रेत सीमेंट इन सबसे। और पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां भी हैं, और ये पक्की ईंटों से बनी है। उस समय सोचो आप, तभी तो उसकी इतनी प्रशंसा हुई है मोहनजोदड़ो संस्कृति या सभ्यता की कि उसके कई मतलब इतिहास हमेशा अमर रहेगा। और वहां पर इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से सब कुछ आज भी है। पक्की ईंटों से बनी है नालियां, तथा ईंटों से ढकी भी हैं, ऐसा नहीं कि खुले में छोड़ दी गई हैं। जल निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। आप सोचो, आप जल निकासी मतलब जहां से जल बह सके या निकल सके, वो इससे पहले इतना वेल मैनेज्ड कहीं भी इससे पहले इतिहास में नहीं देखा गया है। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसने इतिहास में एक अनूठी पहचान बना रखी है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार भी हैं। शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। कोठार मतलब बड़े बड़े से कमरे, ठीक है, बड़े बड़े से जैसे नहीं रहते वो वेयर हाउस टाइप, ठीक। तो शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। जब जो भी अधिक होता था अनाज ही ले लिया जाता, कर वसूल किया जाता था। तो जिसके पास जो होता था उससे वो ले लिया जाता था। किसान थे तो किसानों से अपनी अनाज ले लिया जाता था। आज भी यदि गांव में जाते हैं तो कोई फल फ्रूट या सब्जी बेचने आता है ना, तो वो अनाज दे दिया जाता है और वो फल या सब्जी दे देते हैं, ठीक है। यही 9 चौकियों की 3 कतारें हैं तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब कुछ बैलगाड़ियों के प्रमाण भी मिले हैं कि बैलगाड़ियों का भी प्रयोग होता था जो माल की ढुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया ना। अब देखो, सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। मतलब व्यापार भी होता था, साथ ही साथ बहुत बेहतरीन तरीके से खेती भी होती थी। ये कहाँ का वर्णन है भाई, हमारे ही देश का वर्णन है। इतना सुंदर था। अब इसे खेतीहर और पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। मतलब बहुत मात्रा में तांबा और पत्थर था, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने का उपज के सबूत भी मिले हैं कि जो किसानी की जाती थी उसमें क्या उपजता था। कपास समझते हैं ना, रुई या कॉटन। गेहूं तो है, जौ भी है, सरसों, चना, इन सब के उपज के सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि हाँ भाई खेती की जाती थी। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। मतलब पूरी तरह से तभी तो कृषि प्रधान देश कहलाता है सदियों से भारत। नहीं तो कैसे कहलाता कि जो साक्ष्य मिले हैं इतिहास में, उसी के आधार पर, जो प्रमाण मिले हैं उसी के आधार पर भारत में, आपने पूछा ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब कैसे सोना उगलती है? फसलों के माध्यम से। हीरे मोती कैसे उगलती है? कहीं बिल्कुल फसलों के भी माध्यम से, और समुद्र या सागर में कई रत्न भी प्राप्त होते हैं हमें। तो ये भी हमारे देश की अब बहुत ही विशेषता है बड़ी। यहां से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में एक है। कॉटन का कपड़ा या सूती का कपड़ा वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला है। मतलब देखिए,
एक तो हमारे भारत का सूती कपड़ा, दूसरा है एक और सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। मतलब रंगाई छपाई ये सब होती थी। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इमारत मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऐसे ही घर बन गए, छोटे छोटे इमारतों का भी अवशेष मिले हैं। इनके बीच में खुला बड़ा दालान है। दालान मतलब समझते हो, बरांडा टाइप दालान कहते हैं। आज भी गांव में दालानें होती हैं, आंगन होता है, तो बरांडा टाइप। तथा 3 तरफ बरामदे भी हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीट्स माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। जैसे कम्युनिटी हॉल रहते हैं ना, वो भी, उसका भी साक्ष्य मिला है। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज्यादा कुएं थे। क्या कहा है इसको? रईसों की बस्ती। किसको? पूरब की बस्ती को। कैसे? क्योंकि इसमें बड़े बड़े घर मिले, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली और ज्यादा कुएं मिले। तो ये बड़े बड़ी बस्ती के नाम से जानी ही जाएगी भाई, बड़े बड़े लोग रहते होंगे, तभी तो बड़े बड़े घर मिले हैं, बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें मिली हैं, इसलिए रईसों की बस्ती के नाम से इसको जाना जाता था। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रखा गया। याद रखिएगा कि जिन्होंने भी मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खुदाई की या खंडरों की खुदाई की, उन पुरातत्ववेत्ता मतलब समझते हैं इतिहासकार, उनको संक्षिप्त नाम दिया है डीके। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती हैं। यह सड़क बाजार तक पहुंचती है। काफी लंबी चौड़ी सड़कें थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है। कार्बुजिए ने भी चंडीगढ़ में शैली का प्रयोग किया था। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां भी थी। हर घर में एक स्नान घर है और नालियां घर का पानी हौदी तक लाती हैं। हौदी एक बड़ा सा एक वो रहता था जिसमें जाता था पानी वानी, ठीक है, तथा फिर वे नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। ज्यादातर नालियां ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएं पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी रख दिया, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यहां लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। 700 कुएं, कितने मतलब फैसिलिटी थी पूरी। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है, ठीक है। डीके जी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिल मकान भी होंगे। इमारतें जैसे सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार मतलब 1:2:4 1:2:4 के अनुपात की हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार था और ज्यादा दरवाजे नहीं थे। खिड़कियां नहीं हैं। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। बड़े बड़े जो घर थे उनमें आंगन था और आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। और हर छोटे बड़े हैं, घर छोटे और बड़े हैं। सभी घर एक कतार में है, लाइन से बिल्कुल। साथ ही साथ अधिकतर का आकार 30x30 फुट है, ठीक है, 30x30। कुछ इनसे काफी बड़े भी हैं। सबकी वास्तु शैली भी एक जैसी लगती है। किस तरह प्रवेश द्वार होना चाहिए, किस तरफ शयन कक्ष होना चाहिए, किस तरफ स्नान घर होना चाहिए, सब एक तरीके से वास्तुकला के हिसाब से बना हुआ है। डीकेबीसी हल्के से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है। HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। मतलब सब कुछ था वहां, सब कुछ था, ऑल फैसिलिटीज थी, बड़े अच्छे से रहते थे। तभी तो ये सभ्यता इतिहास में अमर है और हमेशा के लिए अमर रहेगी। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे VS हिस्से में रंगरेज का कारखाना है जो रंगाई का काम करते हैं, है ना। और जहां जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए हैं। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान भी हैं।
यहाँ 2 कतारों में, 2 कतार मतलब 2 लाइन से इस तरह से बने हुए, ठीक है। 1 मंजिला मकान है, सब में 2-2 कमरे हैं, मतलब सारा सब कुछ एक साथ था। ये नहीं कि किसी ने 4 कमरे बना लिए, किसी ने 2 कमरे बना लिए, तो किसी ने चौड़ा बना लिया, तो किसी ने सकरा बना लिया, एक तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। ये वहां की पहचान बता दी है लेखक ने कि कुओं को छोड़कर, अब कुएं तो गोल ही होंगे, इनके अलावा सभी वस्तुएं या तो चौकोर हैं, एकदम स्क्वायर शेप में है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। इसका कारण अब क्या है, लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है कि बड़े बड़े घर हैं उनमें छोटे छोटे कमरे हैं, तो थोड़ा हैरान हुए लेखक। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। ये भी एक उन्होंने अनुमान लगाया कि इतने बड़े बड़े घर हैं और छोटे छोटे कमरे हैं, आखिर क्यों? हो सकता है आबादी बढ़ती गई तो कमरों को छोटा छोटा कर दिया गया, या फिर वहां के नौकर चाकर होंगे, उनके लिए भी रहने के लिए कमरे दे दिए गए हों। सीढ़ियां शायद लकड़ी की रही होंगी, ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जैसे घर के बाहर की तरफ जो थोड़ा सा छत से निकाल दिया जाता है स्थान, उसको छज्जा कहा जाता है, ठीक। इसका तात्पर्य है कि यहाँ कम गर्मी पड़ती रही होगी, क्योंकि सर्दियों से ऐसा कुछ विशेष नहीं मिला है कि सर्दी का मौसम रहता हो। हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती होती थी। अब जो जैसे हम अभी सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता चल रही है, आज से 1000 वर्ष बाद यदि कोई हमारे बारे में जानना चाहेगा तो वो कैसे जानेगा? हमारी तस्वीरें देखकर, हमारा रहन सहन, घर आदि देखकर वो समझ जाएगा कि हाँ इस समय ये होता था, उस समय वो होता था। तो जो भी हाथी, शेर या गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों को देखकर ये लगता था कि यहाँ जंगल भी थे और अच्छी खेती होती थी। यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते, नहरों के प्रमाण कहीं नहीं मिले, तो ये स्पष्ट हुआ कि हाँ कुओं से ही खेती सिंचाई की जाती थी। और इसका मतलब यह भी निकलता है कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। अब ये भी समझ में आया कि जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल भी हुआ कम और फिर बस्ती उजड़ गई होगी धीरे धीरे धीरे, एक साथ कुछ नहीं हुआ। इस समय यहाँ तेज हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जब हवा तेज चलती तो आवाज आती ना, उसका वर्णन किया है। यहाँ सब खंडहर हो चुका है, सब कुछ। कोई घर जुदा नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता था। लेखक को यहाँ राजस्थान और सिंधु गुजरात के घर याद आ गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो घर सभी हैं, भले ही उनका माप नाम सब 30x30 या एक स्तर से बनाए गए होंगे, लेकिन फिर भी हर घर में जब प्रवेश किया तो उसमें अलग अनुभव हुआ। साथ ही साथ लेखक ने यह भी लिखा कि प्रवेश करते समय अपराध बोध भी होता था, कि मतलब अपराध, अपने आप में गिल्टी भी फील हुआ उनको कि क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, ठीक है। यहां भी बाजरे और ज्वार की खेती हजारों साल से होती है। ज्वार बाजरा जानते हैं ना। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई। अब जैसलमेर तरफ जा रहे होंगे। ये पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है जैसलमेर। यहाँ घर हैं परंतु लोग नहीं हैं। अब घर हैं लेकिन लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। राजा से प्रजा की हुई अनबन। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति बड़े के सामने बेचारा सा हो जाए। जो स्वाभिमानी व्यक्ति रहते हैं उनकी मिसाल यहाँ देखने को मिलती है। राजा से तकरार हुई तो सभी व्यक्तियों में एकजुटता थी और वो गांव का गांव छोड़कर वहां से चले गए। तभी तो घर खंडर हो गए, पर ढहे नहीं, पूरी तरह से गिरी नहीं इमारतें। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया
उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंधु की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र भी प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहियों का प्रयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। धीरे धीरे करते 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 सभ्यता विकसित होती गई और आज बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंच गए। मेजबान ने अजायब घर अभी मैंने बताया ही था, अजायब घर मतलब म्यूजियम, ठीक है। मेजबान ने अजायब घर के बारे में बताया। यह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज्यादा नहीं है। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद, भांड, चौपड़ की गोटियां, चौपड़ में जो खेले जाते ना, जैसे महाभारत में था भांजे, वो शकुनी मामा जिस तरह से चौपड़ खेलते थे। माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, जैसे तो चक्की भली पीस खाए संसार, है ना। कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने, सब कुछ थे। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, शायद सैन्य सत्ता भी नहीं रही हो। मतलब जो अनुशासन था उसके पीछे ताकत नहीं थी। अक्सर ये माना जाता है कि हम डरा कर रखेंगे तो अनुशासन होगा। ये संभवतः गलत धारणा है कि किसी को अनुशासित करना है तो डराने धमकाने का कार्य एकमात्र उपाय नहीं होता है। उसको प्यार से, उसको समझकर समझाने से भी अनुशासन कायम किया जा सकता है और ये सबूत यहां भी मिले हैं। दूसरे, यहां प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद हैं। मतलब पूरी तरह से ये दिखाई दिया है कि दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र, धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में मंदिर मिले, महल मिले, मंदिर, महल, समाधियां नहीं मिलती। यहाँ की मूर्ति, शिल्प और औजार भी छोटे हैं। मुकुट और नावें भी छोटी थी। शायद यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। ये भी कहा है कि हो सकता है ये लो प्रोफाइल सभ्यता रही हो। मोहनजोदड़ो साधन और व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है कि वहां जो भी साधन थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से थे, सब लोग अच्छे से रहते थे। परंतु यहाँ आडंबर नहीं था, दिखावटी प्रवृत्ति नहीं थी। तभी तो यहाँ लिखा है ना कि यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद है, मतलब नहीं दिखाई दिए। दूसरे, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे। उनकी है कला प्रियता, वास्तुकला, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें उन पर उकेरी गई हैं। मतलब ये समझ में आता है कि हाँ, सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है। आकृतियां, खिलौने सुघड़ अक्षरों से सिद्ध होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। मतलब ना तो राजा ने कोई ऑर्डर्स दिए, ना किसी धर्म में ये लिखा कि आपको ये करना है वो करना है। अधिकतर धर्म के नाम पर डराया जाता है, धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पर धमकाया जाता है, लेकिन वहां ना तो राजा ने कोई तानाशाही की, ना ही धार्मिक ग्रंथों से बांधा गया, जबकि समाज पोषित था। मतलब समाज में जो सामूहिक रूप से जो निर्णय लिए जाते थे वही काबिल थे और वो सब द्वारा माने जाते थे। अजायब घर में तांबे और कांसे की सुइयां भी मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। शायद ये कशीदेकारी में कम आती रही होंगी। मतलब सोने की सुइयां मिली हैं। कशीदाकारी मीन्स जो हैंड वर्क किया जाता है ना, हाथ से जो काम किया जाता है, हस्तशिल्प जो कहलाता है, उसका। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। दुशाला मतलब एक ऐसे नहीं नरेश वरेश ऐसे डाले रहते हैं, बिल्कुल यहाँ से किया और ऐसे ऐसे जा रहे हैं बिल्कुल राजा की तरह, वो दुशाला। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। अजरक कपड़ा का नाम है, ये ध्यान रखना, सिंध का खास पहचान है यह कपड़ा अजरक।
यहाँ हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं जो शायद दरियां बनाने के काम आते थे। बड़े बड़े, जैसे सुई छोटी सुए बड़े, तो किसके मिले हैं ये? तांबे के और हाथी के दांत के। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडरों को बचाकर रखना ही बड़ी चुनौती है। अब खुदाई को बंद कर दिया गया है। समझ में आया? अतीत में दबे पांव। लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर इस पाठ की रचना की है और जो अनुभव के आधार पर रचना की जाती है उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है ओम थानवी जी द्वारा रचित ये वाला पाठ। इसी तरह से हर एक पाठ को आपके समक्ष में प्रस्तुत करती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से, जो कि आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इतना ही नहीं, आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, उसमें बुक्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का तरीका बताया है। MCQs हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाकर ही रहेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।